दिस इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर इकोनॉमिक्स और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अब सेक्टर्स क्या होते हैं? सेक्टर्स को समझने से पहले आपने इन द प्रीवियस क्लास यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट 3 एक्टिविटीज, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो सेक्टर्स होते हैं क्या है? फर्स्ट लाइन आप देखें, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स यूजिंग सम इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। दीज ग्रुप्स आर नोन एज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक्स। तीनों ही अलग अलग तरह की एक्टिविटीज हैं, आप देख सकते हैं। पीपल अराउंड अस एंगेज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर देयर लाइवलीहुड, टू अर्न देयर लाइवलीहुड, एंड सम मे बी प्रोड्यूसिंग गुड्स while other may be delivering services. So let's understand those activities. Now the classification on the basis of nature of the activity, there are 3 activities: primary, secondary and tertiary. Now primary activities, जो एक्टिविटी जहाँ पे नेचर से गुड्स मिल रहे हो, जो एक्टिविटी जो नेचर पे डिपेंड हो और नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर हम जिसमें इनकम जनरेट करते हो, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, उसे बोला जाता है प्राइमरी एक्टिविटी। सो यू कैन सी द सिंपल डेफिनेशन इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट वर्ड, नेचुरल रिसोर्सेज। For example, agriculture, fishing, mining, etc. falls under the primary sector. Here you can see in the picture. Now the next one is secondary sector. तो secondary sector आते ही आपके दिमाग में एक word click करना चाहिए, that is manufacturing. In this sector we used to manufacture goods. Now for example steel, for example car, for example making of iron. You can see here different types of manufacturing sectors. Examples are there. Now tertiary sector. Tertiary sector is also known as secondary. Tertiary sector is also known as सर्विस सेक्टर। इसके अंदर सर्विसेज दी जाती हैं, कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता है वहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं बैंक, ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज टेलीकॉम इंडस्ट्री, टेलीकॉम सेक्टर। तो ये जो एग्जांपल है, ठीक है, अगर आप देखें ट्रांसपोर्टेशन, बैंक, इंश्योरेंस, these all come under tertiary sector. So there are 3 sectors: primary, secondary and tertiary. Now if we understand further, these 3 sectors are dependent on each other. For example, आपको कॉटन मिला एग्रीकल्चर से, that is primary activity, उससे कपड़ा बना, ठीक है। तो जो कपड़ा बना है उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें सर्विसेज चाहिए। जैसे कि एक कपड़ा जो बना है कॉटन का, उससे अगर हम स्टिच कराएंगे टेलर के पास तो वो शर्ट बनेगा। तो इनडायरेक्टली ये तीनों जो सेक्टर्स है, दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। नाउ देयर इज अ मोर इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट इज जीडीपी। नाउ व्हाट इज जीडीपी? दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब होता है एक साल के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं विद इन आवर कंट्री, उसकी जो मॉनिटरी वैल्यू होती है उसे कहा जाता है जीडीपी। उसी को हम कैलकुलेट करते हैं। अब ये अलग अलग टर्म्स में होता है। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसको अगर हम देखें तो जीडीपी शो करती है कि किसी भी कंट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन है और कितनी कैपेबिलिटी है और कितनी इकोनॉमी जनरेट होती है। 1973 से लेकर 2003 में क्या इम्पैक्ट हुआ है, कौन सा सेक्टर कितना ग्रो कर गया, कहाँ पे लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड है, और उसका क्या लास्ट में कंक्लूजन निकलता है और हमें कहाँ पे अभी भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए 3 बायोग्राफ हैं, आपको समझना है। ये सारे ही बायोग्राफ आपकी बुक्स में गिवन है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से आपको ऑब्जर्व करना है। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो जीडीपी के अंदर रेशियोज गिवन है कि जीडीपी जो है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन किसका कितना है। अगर 1973 में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? प्राइमरी सेक्टर, उसके बाद में सेकेंडरी, देन टर्शरी। लेकिन 2003 के अंदर एकदम ही इम्पैक्ट चेंज हो गया है। टर्शरी सेक्टर का ग्रोथ, टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। चलिए, अगर है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम परसेंटेज के अंदर देखें तो परसेंटेज में अगर देखें 40% जो था जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन होता था 1973 के अंदर ऑफ द प्राइमरी सेक्टर।
लेकिन वहीं अगर हम देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं नियर अबाउट 20 to 25% और यहाँ पे 30 to 35%। लेकिन 2003 के अंदर ये पूरा ही कंट्रीब्यूशन यहाँ से यहाँ पे हो गया, लगभग 55% to 60% जो कंट्रीब्यूशन है वो टर्सरी सेक्टर का है। तो टर्सरी सेक्टर ने काफ़ी ग्रो किया, काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया। ये एक तरीके से गुड इंडिकेशन है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है हमारी यहाँ पे शेयर ऑफ द सेक्टर्स एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड कहाँ पर है? आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे लोग ज़्यादा एक्टिविटी करते थे, प्राइमरी एक्टिविटी अभी 2000 में कम हो गई, लेकिन अभी भी जो हमारी वर्क फोर्स है, जो लोग एम्प्लॉयड हैं, दे आर स्टिल इन द प्राइमरी सेक्टर, और प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही कम है। तो प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। तो लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड तो हैं, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर के अंदर, और वहीं पे जो ज़्यादा इनकम जनरेट कर रहा है वो है टर्सरी। तो आप देख सकते हैं लोग कम एम्प्लॉयड है, लेकिन वो ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा सेक्टर में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में, और वो नहीं कर पा रहा। इससे हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि हम काफ़ी ज़्यादा जो लोग इन्वॉल्व है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, या तो वो सीजनल अनएम्प्लॉयड है या वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। ओनरशिप के हिसाब से दो तरह से क्लासीफाई होता है सेक्टर। फर्स्ट इज पब्लिक एंड सेकेंड इज प्राइवेट। अब पब्लिक और प्राइवेट क्या है उसको आगे हम समझते हैं। पब्लिक सेक्टर्स वो सेक्टर है जिसके सारे असेट्स, जिसके सारे के सारे फैसिलिटीज दे आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट ओन्स एंड मोस्ट ऑफ द असेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। ये इसकी डेफिनेशन होती है। जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो रेलवेज हो गई या फिर बीएसएनएल हो गई या जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज है, दीज आर कॉल्ड पब्लिक। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर ओनरशिप ऑफ द एसेट एंड डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज इज इन हैंड ऑफ द प्राइवेट इंडस्ट्रीज। प्राइवेट इंडस्ट्रीज के हाथ में सारे के सारे इसके एसेट्स और जो भी रूलिंग पावर्स होती हैं, जो भी मैनेजमेंट होता है वो प्राइवेट हैंड में होता है। और अभी अगर हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो दो तरह के सेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड, सेकंड अनऑर्गेनाइज्ड। अब ध्यान से देखेंगे इसको, दिस इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन होता है। अब ध्यान से देखें, पीपल हैव अश्योर्ड वर्क एंड टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। ओके, अब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में द लॉज आर फॉलोड विच इज इंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट। सरकार के सारे निर्देश को फॉलो करना, उसको हैंडल करना, लेबर लॉ लगाना, उसके अलावा वर्किंग कंडीशन अच्छी होना, ये सारे के सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर के फीचर्स हैं। ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। यू कैन सी पुलिस, देन बैंक। ओके, सो ये एग्जांपल है। अभी हम देखते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पिक्चर आपके सामने है, दो एग्जांपल है, और दोनों एग्जांपल में अगर मैं सिंपल डेफिनेशन पढ़ूं, सो इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड स्कैटर्ड, ओके, विच आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब अपने हिसाब से ही जो मजदूर को काम कराया जा रहा है, कम पैसा दिया जा रहा है, कभी ज़्यादा दिया जा रहा है, कभी सीजन पे बुलाया जा रहा है, कभी उसको टर्मिनेट किया जा रहा है, निकाल दिया जा रहा है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। हैजार्डस सिचुएशन में भी उसको काम कराया जा रहा है, बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं दी जा रही। एक एग्जांपल ये आप देख सकते हैं, कैजुअल लेबर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लेडी है जो कपड़ा बना रही है, एंड शी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब ये एक छोटा सा बार ग्राफ है, इसमें जो येलो कलर है दिस इज ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड दिस ब्लू कलर और वॉयलेट कलर इज अनऑर्गेनाइज। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे अभी भी काफ़ी लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। ये कहा जाता है कि 92% ऑफ आवर पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन इज वर्किंग इन एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। नाउ द अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। अब अनएम्प्लॉयमेंट को अगर हम समझे तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क, मतलब वो काम करना चाहता है, ठीक है, प्रिवेलिंग वेज रेट, किसी भी वेज रेट पे जो है, बट फेल्स टू गेट द जॉब, उसको काम नहीं मिलता। सो दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट अलग अलग तरह की होती है, जैसे कि सीजनल, डिस्गाइज, स्ट्रक्चरल, साइक्लिकल, फ्रिक्शनल।
इनको अब हम और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अगर ध्यान से देखें इधर, तो फ्रिक्शनल और अलग अलग तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अभी अगर आप देखें सीजनल अनएम्प्लॉयड, सीजनल नाम से ही पता लग रहा होगा, सीजनल अनएम्प्लॉयड मतलब इंसान अनएम्प्लॉयड है पर्टिकुलरली सीजन के टाइम। जैसे अगर कूलर मेकर है, अगर एक वर्कर है जो कूलर बनाता है, लेकिन विंटर के टाइम जब इसकी डिमांड नहीं है तो फिर वो इंसान अनएम्प्लॉयड रहेगा। ये इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जितने लोग चाहिए उससे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, और वो एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जो छुपा रहता है, जो हमें क्लियरली दिखता नहीं है। अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये अगर आपकी एक फार्म है, ये अगर खेत है और यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों का काम है, लेकिन अगर यहाँ पे 20 लोग हैं, 20 लोग आ जाते हैं काम करने के लिए, तो जो 18 लोग जो एक्स्ट्रा हैं जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सारे के सारे क्या है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है, जो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बहुत ही कम काम कर रहे हैं। उसके बाद में हमारा आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जब सरकार जॉब नहीं जनरेट कर पा रही, ठीक है, तो उसे कहा जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, कि लोग काम करना चाहते हैं लेकिन इकोनॉमी या फिर जो मैनेजमेंट है, जो सरकार है, जो स्टेट है, इट इज़ अनविलिंग टू प्रोवाइड जॉब। सो दैट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके अलावा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएटेड है डिप्रेशन की वजह से, डिप्रेशन इन द इकोनॉमी। डिप्रेशन इन एन इकोनॉमी मीन्स मंदी की वजह से, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो वो मैन्युफैक्चर ही नहीं कर पा रहे, प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहे, और जब प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे तो अल्टीमेटली लोगों को रोज़गार नहीं दे सकते, उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन या फिर महंगाई का जोर पड़ जाता है। लास्ट वन इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अभी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जॉब ट्रांसफ़र करते रहने से, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने से, या फिर चेंज करते रहने से, कभी कुछ काम कर लिया, कभी कुछ काम कर लिया, तो उस कंडीशन में एक तरह की अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन आ जाती है। दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अभी हम आगे देखते हैं आगे क्या है। सो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो खत्म होता है। सो दिस वाज द चैप्टर नंबर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।